नमस्कार, मैं रवीश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के बेटे अभिषेक से बात करने से पहले इस घटना से जुड़ी नई और चल रही जानकारियों पर एक नज़र डालना जरूरी हो जाता है। सुबोध कुमार सिंह की हत्या से संबंधित एफआईआर में 27 लोगों के नाम हैं। 50-60 लोग अलग से अज्ञात बताए गए हैं, मगर गिरफ्तारी 4 की हुई है। यानी 87 नाम अनाम लोगों में से मात्र 4 गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से भी मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा, सुबोध कुमार सिंह की हत्या के सिलसिले में कई वीडियो आ गए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने आज एक और वीडियो भेजा। इस वीडियो में सुमित के बारे में पता चलता है। सुबोध कुमार सिंह के साथ साथ सुमित की भी मौत हुई थी। वीडियो में सुमित खाकी रंग की पतलून में है और सफेद टी शर्ट में है, पत्थर लेकर पुलिस को मार रहा है। बहुत सारे लड़के पत्थर से पुलिस को दौड़ाते हुए खेतों की तरफ ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। तभी दिखता है कि सुमित को गोली लग जाती, यानी पुलिस की गोली से पहले सुमित पुलिस पर पत्थरों से हमला कर रहा था और उस वीडियो में एक पुलिस वाला भी जमीन पर गिरा हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री राहत कोष से सुमित को भी 10 लाख की सहायता राशि दी है। इस वीडियो को हमने आपकी संवेदनशीलता का ख्याल रखते हुए कुछ एडिट भी किया है। मारो 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 गोली मार दी, गोली गोली मार दी रे, मारो गोली मार दी रे, गोली मार दी, भाग लो भाग लो। बुलंदशहर की घटना से जुड़े वीडियो को बार बार देखिए, आपको उस समाज का चेहरा दिखेगा जिसकी तैयारी में राजनीतिक संगठन और न्यूज चैनल भी जोर शोर से लगे हैं। हिंदू मुस्लिम डिबेट आप जानते हैं। हम भीड़ की हर हिंसा से शायद सामान्य होते गए। शायद मारा जाने वाला हमारे मोहल्ले का नहीं रहा होगा, हमारे मजहब का नहीं रहा होगा, लेकिन अब इस भीड़ का शिकार मुस्लिम भी हो चुके हैं और हिंदू भी हो चुके हैं। गाय के नाम पर भीड़ ने पहलू खान को भी मार दिया और गाय के नाम पर सुबोध कुमार सिंह भी मारे गए। इसलिए इन वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप उन लड़कों को देख सकें जिन्हें हत्यारा बनाने के लिए भीड़ बनाई जा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं, 18-20 साल के लड़के, हर तरह के भय से आजाद, क्योंकि भीड़ में है। पुलिस का डर चला गया है, उन मुकदमों का भी डर चला गया है जिनके कारण इन नौजवानों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इस भीड़ में कोई बड़ा नेता नजर नहीं आएगा, कोई बड़ी पार्टी का झंडा नजर नहीं आएगा। बड़ा नेता और पार्टियां और संगठन इन्हें विचारधारा की गोली देकर अपना काम कर चुके होते हैं। किसी को इसकी चिंता नहीं है कि कथित रूप से गौकशी के मामले में कौन शामिल था। बस जो भी सामने है वही आरोपी नजर आ जाता है। आज इन नौजवानों में से कई हत्या के आरोप में पुलिस से भागे भागे फिर रहे होंगे। जिनकी बंदूक से गोली चली होगी और सुबोध कुमार सिंह की मौत हुई होगी, वो जिंदगी भर अपने गुनाह से भागता रहेगा। हत्यारा बनने के बाद बड़े नेता भी दूरी बना लेंगे, ये आप जानते हैं। कई तरह के वीडियो मिले हैं। एक वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है कि कथित रूप से मांस कहां से लाया गया, कौन लाया, किसने काटा। पुलिस जांच कर रही है इस वीडियो के बारे में। जिनके खेत में मांस मिलने की खबर आई थी वो झगड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरे गांव से लोग झगड़े के लिए आ गए। वो क्यों आ गए? आने से पहले उनकी पूरी तैयारी नजर आती है। ट्रैक्टर है, कट्टे हैं, हथियार है, पत्थर है, डंडे हैं, सब। इस वीडियो में आप देख रही है कि कलेजे पे पत्थर रखने जैसा इसे देखना। खेत में जीप खड़ी है। वीडियो देखने से लगता है कि कोई पिस्टल लेकर सुबोध कुमार सिंह के करीब जाता है। गोली की आवाज आती है, मगर कैमरा जब इस अधिकारी के पास पहुंचता है तो वो आदमी फ्रेम से हट जाता है और पीछे चला आता है। आवाज आती है कि अरे ये तो एसओ है, स्टेशन ऑफिसर। इसके बाद सब भागने लगते हैं। मंगलवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की घटना को लेकर विशेष बैठक बुलाई। इस घटना के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें सुबोध सिंह का नाम तक नहीं है। मैं पूरी प्रेस रिलीज को पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, उसका कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं, जिसमें लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर बुलंदशहर की घटना के संबंध में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि इसकी गंभीरता से जांच कर गोकशी में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि घटना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। गोकशी से संबंध रखने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी तत्वों को समयबद्ध रूप से गिरफ्तार किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अभियान चलाकर माहौल खराब करने वाले तत्वों को बेनकाब कर इस प्रकार साजिश रचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। अब यह साफ नहीं है कि अभियान चलाकर माहौल खराब करने वाले तत्व कौन हैं। क्या मुख्यमंत्री भीड़ के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं? तो फिर सुबोध कुमार सिंह का नाम इस प्रेस रिलीज में आ जाना चाहिए था। गौकशी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, मगर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात इस एक प्रेस रिलीज में नहीं है। यह भी तथ्य है कि पुलिस सुबोध कुमार सिंह की हत्या की जांच के लिए एसआईटी बना चुकी है और मुख्यमंत्री ने ही उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी की बात कही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस घटना की लगातार मौके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने उन 7 लोगों का पता किया जिनके नाम गौकशी वाली एफआईआर में हैं। पता चलता है कि कितना बोगस है। शराफत को आप लोग जानते हैं? जी। शराफत क्या यहीं रहते थे? जी नहीं, यहाँ नहीं रहते। शराफत कहाँ थे? फरीदाबाद। कब से फरीदाबाद रह रहे हैं? करीब 7-8 साल से ज़्यादा ही हो गया। 15 साल हो गए। हाँ। 8 साल से ज़्यादा हो गए। जी। फरीदाबाद यहाँ रहते नहीं है? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि। आप ऋषि इसी गांव के रहते हैं? जी। ठीक है। और जो है इसमें नाम एक इलियास है। इलियास को कोई जानता है? जी नहीं सर, इलियास कोई नहीं है हमारे गाँव में। इलियास कोई नहीं है? बस में तो लिखा है इलियास गांव में रहते हैं। अब सर लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे शराफत को लिख दिया। वो जिन्हें गांव छोड़े हुए 10-10, 12-12 साल हो गए, उन लोगों को फंसाया जा रहा है। 2 हमारे मासूम बच्चे हैं, उनके फंसाया जा रहा है। नाम तो किसी का भी लिखवा दो। अच्छा, इसमें एक और नाम है सुदैव चौधरी। कोई जानता है सुदैव चौधरी? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। सुदैव चौधरी इस गांव में रहते हैं? नहीं, इस बार इनको नहीं जानते। सुदैव चौधरी को नहीं जानते। यहाँ कोई गाँव में ही नहीं है, यहाँ नहीं है। हमारे गाँव में कोई चौधरी है ही नहीं। सौरभ शुक्ला का यह भी कहना है कि गौकशी के मामले में शिकायतकर्ता योगेश राज है, जबकि खेत राजकुमार प्रधान का था, प्रेम सिंह का था। हो सकता है कि मौके की नजाकत को देखते हुए सुबोध कुमार सिंह ने उन नामों को दर्ज कर लिया जिनके सही होने पर विवाद हो रहा है। अब यही नहीं, नयाबास गांव के 2 बच्चों के नाम भी एफआईआर में डाल दिया गया। एक 11 साल का है और एक 12 साल का है। उनके पिता ने सौरभ शुक्ला से कहा कि इतने छोटे बच्चे ये काम कर भी नहीं सकते और वो घटना के वक्त बुलंदशहर में थे। ये बताइए कि जिस वक्त ये बुरा हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे और ये बच्चे कहाँ थे? सर ये बच्चा मालागढ़ था, बुलंदशहर इज्तिमा में मैं भी था और ये भी गया हुआ था। तो हम तो बुलंदशहर से आ रहे हैं इज्तिमा में से, हम यहाँ पे नहीं थे। तो आपका नाम क्यों लिखवाया? अब ये तो उन्हीं को पता होगी जिन्होंने लिखवाया, किस लिए लिखवाया, क्यों लिखवाया, क्या मकसद है इस चीज़ का, ये तो उन्हें पता है। हम ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं, हमें गांव में जीना हराम कर रखा हमारा। माहौल ख़राब करने के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल माहौल ख़राब करने के लिए। हर रोज़ तीसरे दिन कुछ ना कुछ ड्रामा होना है यहाँ पे। आप जब आपके दोनों बच्चों का नाम आया है एफआईआर में, तो क्या परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में रोटी पानी खाने को टाइम से मिल ही नहीं रही हमको। दिक्कत है, हमें दिन भर में 36 बार हमें आना जाना पड़ रहा है। कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, तो हमें जाना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने राजकुमार प्रधान की पत्नी से बात की मौके पर जाकर, और जिनके खेतों में मांस फेंके गए थे। उन्होंने सौरभ से यही कहा कि हम मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन भीड़ आ गई और जबरदस्ती ट्रॉली में लादकर आगे चली गई। ये भीड़ किस इरादे से आई थी अब बताने की जरूरत नहीं है। राजकुमार प्रधान के खेत के बगल में प्रेमजीत का भी खेत था, जहां भी मांस के टुकड़े पाए गए थे। प्रेमजीत सिंह ने ही सौरभ से बात करते हुए बजरंग दल का नाम लिया। एक मुख्य आरोपी का नाम योगेश राज आ रहा है, बजरंग दल का था। उस लड़के को से मिले थे कल वो, क्योंकि सबसे आगे आगे था। हाँ, वही तो आया था यहाँ पे, वही तो लिवा के ले गया था ट्रैक्टर को यहाँ से। ट्रैक्टर वगैरह वही तो लिवा के ले गए थे। बजरंग दल के कौन सा योगराज है क्या, मैं तो देखा भी कल पहली बार है उसको। लड़कों को इसने इकट्ठा किया था? हाँ जी, बजरंग दल। और बताइए, जब मैं किसी बजरंग दल के को नहीं जानता तो बजरंग दल कहाँ से आ गए हैं? एफआईआर में जिनके नाम हैं उनमें से एक योगेश राज के बारे में मीडिया में अब काफ़ी डिटेल है। प्रिंट वेबसाइट, वायर वेबसाइट, स्क्रोल वेबसाइट की जाएंगे वहां तो योगेश की तस्वीरें और ट्वीट हैं। वो संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेता हुआ दिख रहा है, तो जीप पर लाठी लेकर तस्वीरें खिंचा रहा है और सांप्रदायिक बातें कर रहा है। बजरंग दल का जिला संयोजक है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से किसी संगठन का नाम नहीं ले रही। क्या पुलिस को उन संगठनों का नाम लेने में डर लग रहा है? मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने क्यों कहा कि संगठन महत्वपूर्ण नहीं है? मैं नामित अभियुक्तों का नाम बताऊंगा। किसी भी संगठन के इसमें प्रतिभाग करने की सूचना नहीं है और ये संगठन का नाम लेना कदापि उचित नहीं है। संगठन का नाम लेना कदापि उचित नहीं है, यह बात दुनिया के किस पुलिस मैनुअल में लिखी है? क्या आनंद कुमार बता सकते हैं? यह कायदा कब से बना है? योगेश राज फरार है,
मगर उसका बयान व्हाट्सएप पे चल रहा है वो काफी ठीक है। वीडियो में नहाया धोया लगता है, गुलाबी कुर्ते में दिख रहा है, निश्चिंत भी दिख रहा है। इसलिए योगेश की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप योगेश राज का भी पक्ष सुनिए। पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन 2 घटनाएं घटित हुई थीं। पहली घटना सियाना के नज़दीक गांव महाब में गौकसी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित सियाना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा सियाना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था। एफआईआर में योगेश के अलावा 26 और नाम है। मैं एफआईआर का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि भीड़ का हौसला कितना बढ़ चुका था। इसमें लिखा है कि भीड़ के नामित उपरोक्त व्यक्ति हिंसा के लिए भड़काते रहे, जिसमें इस भीड़ के समूह में सम्मिलित सभी लोगों द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के नेतृत्व में एक राय होकर अवैध असलहों, धारदार हथियारों, लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से हम पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह को गोली मारकर वह गंभीर चोट पहुंचाई तथा प्रभारी निरीक्षक सियाना को घेरकर उनकी निजी लाइसेंसी पिस्टल व 3 मोबाइल फोन, एक में सरकारी CUC सिम था, को भी छीन कर ले गए तथा लगातार फायरिंग करते रहे। सरकारी वायरलेस सेटों को तोड़ दिया व चौकी की सरकारी व प्राइवेट संपत्ति में आग लगा दी। क्षेत्राधिकारी सियाना अपनी जान बचाने के लिए जब चौकी के कमरे में घुसे तो भीड़ और उग्र हो गई और मारो मारो का शोर करते हुए चौकी में आग लगा दी। पुलिस लगातार आत्मरक्षार्थ पीछे हटती जा रही थी और अराजक तत्वों की उक्त भीड़ लगातार आक्रोशित और हमलावर होते हुए मारो मारो का शोर मचाते हुए बढ़ी जा रही थी। ये मैंने आपको एफआईआर का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। भीड़ के पास पत्थर है, कट्टे हैं, गोलियां हैं, हथियार हैं। ये सब कहां से आए? क्या ये सब अचानक मौके से जुटा ली गई सारी चीजें हैं या किसी तैयारी का हिस्सा हैं? क्या सुबोध कुमार सिंह की छवि खास तरीके से गढ़ी गई जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया? जिले भर के भाजपा नेताओं का एक पत्र मिला है जो उन्होंने इसी 1 सितंबर को अपने सांसद भोला सिंह को पत्र लिखा। मैं उस पत्र का हिस्सा पढ़ रहा हूं जो हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने भेजा है। आपको अवगत कराना चाहते हैं, हाथ से लिखा हुआ है, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि प्रभारी निरीक्षक सियाना सुबोध कुमार सिंह का व्यवहार आम जनता के प्रति अभद्र है। क्षेत्र में चोरी, पशु चोरी, अवैध वाहन बढ़ते जा रहे हैं और क्षेत्र में वाहन चेकिंग के नाम पर नगरवासियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है एवं अवैध वसूली की जा रही है। हिंदुओं के धार्मिक कार्यों के आयोजन में अड़चन पैदा कर हिंदू समाज में आक्रोश पनप रहा है। ऐसे पुलिस अधिकारी का तत्काल स्थानांतरण कराकर इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कराने की कृपा करें। समस्त नगर मंडल व ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी आपसे अनुरोध करते हैं, तत्काल कार्रवाई कराएं। इस पत्र पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख प्रभेंद्र यादव, भाजपा विधानसभा संयोजक विजय कुमार लोधी, मंडल अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज, भाजपा नगर महामंत्री संजय श्रोत्रिय के नाम है, दस्तखत भी हैं। मनोज त्यागी पूर्व सांसद का नाम है। सांसद ने पत्र लिखने की बात फोन पर स्वीकार की है, मगर क्या कुछ कार्रवाई भी की गई इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सुबोध कुमार सिंह के बेटे अभिषेक से हम बात करना चाहते हैं। अभिषेक इस मुश्किल स्थिति में हैं तो थोड़ा धीरज रखकर उन्हें आप सुनिए। हमने उनसे बात की है, देखिए कि वे अंत तक जाकर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम और आप सोच भी नहीं सकते। अभिषेक के साथ ये बातचीत रिकॉर्डेड है जो हमने दिन के किसी और वक्त में की है। अभिषेक, हम माफ़ी चाहते हैं कि इस वक्त में आपसे बात करने की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि हम इसी वक्त में आपसे आपकी बात को सुने और समझें ताकि पता चले कि इस वक्त इतने तूफान से गुजरते हुए भी आप अपने पिता के बारे में क्या सोच रहे हैं,
क्या आप लोगों का संबंध उनसे काफ़ी खुला था? सारी राजनीति और उनकी नौकरियों में जो परेशानियां आती थी वो सारी बातें आप लोगों से साझा करते थे? वेल, पापा और मैं, हम दोनों और मेरे बड़े भैया, हम एक साथ बहुत ज़्यादा ओपन थे हर चीज़ को लेके। वो मुझे हर चीज़ बताते कि वो अपनी ड्यूटी में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्योंकि मेरे भैया भी उसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और मेरा भी काफ़ी हद तक प्रोफेशन वैसा ही है, क्योंकि मैं लॉ परस्यू करना चाह रहा हूँ इसलिए। तो आपको क्यों लगा, आपने ये बात जब कही, हम थोड़ा और विस्तार से जानना चाहते हैं इस बात के बारे में। मैंने इसलिए कहा ये क्योंकि पिताजी और मैं, हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। भले ही वो मेरे से काफ़ी दूर रहते थे उनकी ड्यूटी की वजह से, तो हर एक बच्चा समझ सकता है पुलिस वाले उसके जो पिता होते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी अलग ही रहती है। तो अभिषेक, हम जानना चाह रहे थे कि आपने कहा आपके पिता काफ़ी बातचीत करते थे, क्या उन्होंने इस तरह की राजनीति के बारे में भी बात की? क्योंकि हमें एक ऐसा पत्र मिला है जिसमें बुलंदशहर के बीजेपी के नेताओं ने अपने सांसद को लिखा है कि वो हिंदुओं के धार्मिक आयोजन में रुकावटें डाल रहे थे और इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो क्या आपके पिताजी ने कभी ऐसा बताया कि राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं बहुत प्रतिकूल हैं काम करने की? वैसे देखा जाए तो मेरे पिताजी मुझे ये सब बताते थे कि ऐसी बातें बताते थे जिसमें कि ये होता था कि जब कोई भी ऐसी घटना होती थी या फिर कोई लोग उनके खिलाफ ऐसी अफवाहें फैलाते थे कि वो भी एक हिंदू रिलीजन है, वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं ही, वो उनकी कास्ट के हिसाब से वो भी ठाकुर ही हैं, तो ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा कि वो हिंदू के रिचुअल्स में जो होते थे उनमें रुकावटें डाला करते थे। ये एक अफवाह है और अफवाह को फैलाना ये गलत है। पर क्या उनकी ऐसी छवि बना दी गई जिसकी वजह से भीड़ इतना आक्रामक हुई होगी उनको लेकर, आपको ऐसा लगता है? अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब ये बात आई थी कि 2015 में नवंबर में, जब मेरे पिताजी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे अखलाक कांड में, तो उस बात को लेके भी लोगों ने काफ़ी चर्चा उठाई कि कहीं ये बात इस बात से कनेक्टेड तो नहीं कर रहे हैं कि जो चितरावंगी चौकी में हुआ और जिस हिसाब से मेरे पिताजी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई मॉब लिंचिंग के तौर पे, तो ये काफ़ी हद तक एक इंस्टिगेटेड प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्यों, थोड़ा हम और जानना चाहते हैं कि यही एक मामला था या और भी उनके साथ डेली रूटीन में ये सारी चीजें होने लगी थी? नहीं, ऐसा डेली रूटीन में ऐसा नहीं रहता था। वो काफ़ी हद तक अपने करियर को लेके सीरियस थे, काफ़ी हंसमुख भी थे और निडर थे, और जिस हिसाब से लोग भी बता रहे हैं कि वो अकेले कहते हैं भीड़ में जाके अकेले चले जाते थे लोगों को समझाने के लिए। वो भी कुछ वीडियोस जो अभी कुछ दिनों पहले जो आई हैं इसमें भी ये सब दिख रहा है। मॉब लिंचिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कुछ कहा, हम लोग काफी बोलते रहते हैं। अभिषेक, क्या आप इन खतरों को पहले से देख रहे थे कि एक ऐसा खतरा है जिसकी चपेट में अब कोई भी आ सकता है? जी बिल्कुल, मैं अपने पिताजी के साथ 18 साल रहा हूँ। उन्होंने इतना सब कुछ मुझे बताया इन चीज़ों के बारे में कि लेकिन हमारे संविधान में मॉब लिंचिंग के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। और ऐसे टाइम में कि जब एक मॉब लिंचिंग के तौर पे एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है, उसे मार दिया जाता है सरेआम, तो हमारा संविधान इतना तो करना चाहिए कि एक पुलिस वाले की मौत हुई है तो जो पुलिस परिवार होता है उनके अंदर इतनी शक्ति डाली जाए, उन्हें इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्हें पावर दी जाए कि ऐसा मॉब लिंचिंग की किसी ज्यादा बड़े स्तर पर कभी जा ही नहीं सके। पर
जो मुख्यमंत्री निवास से मंगलवार की रात को प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें सुबोध कुमार सिंह की हत्यारों को तुरंत पकड़ने की बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये बात ज़रूर लिखी हुई थी कि जो गौकशी के मामले में जो सीधे या पीछे से लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लगा? कार्रवाई तो मुझे थोड़ा बहुत हद तक ये लगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे परिवार ने भी ये नाराज़गी जताई कि जब ये प्रेस रिलीज़ हुई, और आज भी शायद से एक प्रेस रिलीज़ हुई है कि मुझे भी पता चला है कि सीएम साहब ने हमें बुलाया है वहाँ पे। और माफी चाहूँगा कि उनकी जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर कार्रवाई तो होगी, वो काफ़ी हद तक वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, उन्होंने भी आश्वस्त हमें जताया है। लेकिन ऐसा एक तरीके से देखना चाहिए कि जब एक पुलिस वाला अपने कलीग्स की जान बचाने के लिए खुद की जान निछावर करना चाह रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा एक डायरेक्ट एक्शन हो सकता था, थोड़ा जल्दी एक्शन भी लिया जा सकता था। तो आपको लगता है कि आपके पिता की हत्या से जुड़े जितने भी लोग हैं वो तुरंत अरेस्ट किए जाएं और सज़ा भी जल्दी हो? जी बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने मेरे पिताजी की हत्या में और इस मॉब लिंचिंग के केसेस में आए हैं, उन सबको मैं सख्त से सख्त कार्रवाई और सज़ा के तौर पे देखना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी में। पर अभिषेक, मैं एक आपका और कि ऐसा ना हो कि जो आज जी आप कहिए। हाँ, कि ऐसा ना हो कि अगर ये जो आज मेरे पिताजी के साथ हुआ है, इसके लिए कि अगर कहीं भी कोई छोटी मोटी खामी रह गई, कि कल या परसों अगर जैसे कोई और मॉब लिंचिंग हुई, कोई और अभिषेक अनाथ हो गया, उसके पिता के ऊपर से उसका साया चला गया, कि कहीं ये फिर से कहीं ये उंगली ना उठाई जाए कि हाँ ये हमारे संविधान की ही गलती है, कि हमारी गवर्नमेंट की ही गलती है कि इतनी पावर नहीं दी गई, इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया गया। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा। इसलिए अगर होपफुली अगर कल जब मैं सीएम सर से मिलने जाऊँगा तो मैं इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं सोशल मीडिया में कमेंट देख रहा था और इस पे आपका एक आखिरी जवाब चाहता हूँ। एक दो धारा है, एक जो आपके पिताजी की हत्या को गैर ज़रूरी मानते हैं, संविधान पर हमला मानते हैं, और लेकिन एक धारा ये भी है जो बहुत साफ साफ लिख रहा है कि गौकशी का मामला हुआ, पहले उस पर देखना चाहिए, पहले उस पर बोलना चाहिए। तो एक इंसान की हत्या हुई है, उस सवाल को छोड़ के कहीं और सवाल को ले जाया जा रहा है। ये जो एक पूरी तरह की एक राजनीति परसेप्शन समाज के बीच बहस के जरिए जो बनाने की कोशिश हो रही है, उस पे मुझे मालूम है कि आपके पास वक्त नहीं होगा ऐसा सोचने का और ना ये मौका है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं। से देखा जाए तो कि एक इंसान की हत्या ज़्यादा मायने रखती है कि ये पता लगाने से कि गौ अंश कहाँ से मिले और कहाँ से नहीं मिले और किसने उन्हें मारा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर एसआईटी रिपोर्ट आ रही है, इसमें ये बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए, बिल्कुल साफ तरीके से दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि वो एसआईटी रिपोर्ट में जो गौ अंश थे कि वो किसने और कहाँ, और कि वो गौ अंश थे भी, और ये भी पता होना चाहिए कि कहीं उन हिंदू लोगों ने ही तो नहीं उन्हें डाला। क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमान लोगों ने वो गौ अंश काटे और उस मवान खेत के पास में रख दिए जहाँ पे मेरे पिताजी का वो इंसिडेंट हुआ है। आप जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे अभिषेक, तो ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, क्या इस पर लेकर भी कुछ बोलेंगे लखनऊ में? मैं
सिर्फ सीएम सर से नहीं बोलूँगा, मैं पूरे भारत से इस बात के लिए विनती करता हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं या फिर कम्युनल वायलेंस है, ये सब प्लीज़ बंद करिए। मेरी युवा पीढ़ी जो इतनी जल्दी इतनी आसान बातों में घुल फिर के बहुत ज़्यादा मतलब जो इतना वायलेंट हो जाती है वो ना हो, वो बातों को समझें, परखें और इस बात को जानें कि इस बात का स्रोत तक जाएं और उसके बाद अपने हाथ में कानून लें। और कानून भी नहीं लेना चाहिए उन्हें अपने हाथ में, उन्हें ये बताना चाहिए कि जो कानून है वो उन्हीं के लिए ही बना है। भले ही वो अपनी नाराजगी दिखाएंगे क्योंकि कानून है, कागज का काम है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा चीजों का, क्योंकि अगर आप धैर्य के साथ रहेंगे, आप पुलिस का सपोर्ट है आपके पास, पुलिस आपके लिए ही बनी है, आप उनका साथ तो दीजिए एक बार। क्योंकि आज मेरे पिताजी की मौत हुई है, कल पता चले ऐसी किसी आईजी को इन्होंने मार दिया, फिर किसी दिन किसी मंत्री को मार दिया। क्या ये मॉब लिंचिंग का ये कल्चर ऐसे चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये तो अभिषेक, आपने जो कहा यही एक तार्किक बात है, लेकिन ये बात आप ऐसे भावुक परिस्थिति में भी आप कह पा रहे हैं, ये भी सीखने की बात है हमारे लिए भी, सबके लिए भी, कि इस नफ़रत की राजनीति ने अगर वो सारी भीड़ कानून के रास्ते से चली होती, एफआईआर की कॉपी लेकर इंतज़ार की होती, एक दो दिन का मौका दी होती, देखती वह कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती, तो शायद एक जिम्मेदार ऑफिसर की जो ड्यूटी पर तैनात है, जो कभी पीछे नहीं हटता, उसकी जान नहीं जाती। यही सीखने की बात है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में भी एक ऐसी घटना हुई थी, अंकित की जब हत्या हुई तो बहुत सारे लोग उसमें हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के लिए पहुंच गए, लेकिन उस वक्त भी अपने बेटे को खोने के बाद भी अंकित के पिता ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं जहां रहता हूं वहां हिंदू मुस्लिम तनाव हो, प्लीज़ आप लोग चले जाइए। मुझे लगा था कि एक बाप का कलेजा कितना बड़ा है, आज मैं देख रहा हूं कि एक बेटे का हौसला कितना बड़ा है, उसका कलेजा कितना बड़ा है, उसकी सोच कितनी बड़ी है कि अपने पिता को खोने के बाद भी वो समाज के भले के लिए और जो सही रास्ता है उसकी बात कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी का सिर्फ एक ही सपना था कि आप कुछ बने ना बने, एक अच्छा नागरिक जरूर बनिए। ये भारत माता आपकी है, इस भारत माता के लिए अपनी जान निछावर कर दीजिए। हर रिलीजन, हर कौम एक है, आप ना किसी से ऊपर हैं ना किसी से नीचे हैं, आप एकजुट हैं, एक साथ हैं। बस ये समझने की बात है जो आज की डेट में हम भारतवासियों के समझ में नहीं आ रही है। और मैं विनती करता हूं कि आप भारतवासियों प्लीज इस बात को समझिए कि इस चीज से, इस मॉब लिंचिंग कल्चर से, इस कम्युनल वायलेंस राइट से कुछ हासिल नहीं होने वाला। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि हम भारत में ही हम एक दूसरे को मार रहे हैं, वो कहां पाकिस्तान, कहां चाइना, कहां कोई और, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे कर्मकांडीय जिम्मेदारियों में भी फंसे हुए हैं और ऐसे वक्त में आपने इतनी तार्किक बातें की। आपको सुन के ही यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसे नौजवान से बात कर रहा हूं जो इतना संभला हुआ, इतना सुलझा हुआ है। आपके जैसे और नौजवान होंगे आपकी बातों को सुनकर, शायद आपके पिताजी का जो एक मैसेज है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपनी पीड़ा और अपनी बात साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में शामिल एक बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया गया है। क्रिश्चियन मिशेल दुबई में बार बार बोल चुका है कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है, मगर उसका एक नोट मिला है जिसमें एपी एंड फैमिली यानी अहमद पटेल एंड फैमिली लिखा है, जिसे लेकर विवाद होता है। मगर भारत सरकार अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में उसकी भूमिका को अहम मानती है। जांच एजेंसियां भी। भारत आने के बाद देर रात तक सीबीआई मुख्यालय में घंटों पूछताछ हुई है। इसी साल जनवरी में इस मामले से जुड़ी खबर आई इटली से। इटली की अदालत ने अगुस्ता वेस्टलैंड के 2 पूर्व प्रमुखों को
रिश्वत के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि रिश्वत के सबूत नहीं है। तो क्या सिर्फ निशेल को लाकर भारतीय जांच एजेंसियां अंजाम तक पहुंच सकती हैं? क्या फिन मैकेनिका और अगुस्ता वेस्टलैंड के उन 2 अधिकारियों को भारत लाए बगैर रिश्वत का कोई भी आरोप साबित हो सकता है? क्या उन्हें लाया जा सकता है? ओर्सी और स्पाग्नोलिनी तो अपने देश इटली की सर्वोच्च अदालत से बरी हो चुके हैं, वो कैसे आएंगे? इस मामले में भारत में पूर्व से वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी गिरफ्तार हुए थे, आपको पता है। इसी सितंबर महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने त्यागी और उनके भाइयों को जमानत दे दी। क्रिश्चियन मिशेल से अब नया मोड़ क्या आएगा, देखने की बात होगी। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि जो मामला इटली की अदालत में खारिज हो चुका है, पूरा हो चुका है, वो भारत की अदालत में चलेगा तो किस मोड़ पर पहुंचेगा। यह मामला इटली की मीडिया में पहले आया था, बाद में भारतीय मीडिया ने इसे बड़ा बनाया। अगुस्ता वेस्टलैंड का एक और मामला है छत्तीसगढ़ का, जो इस मिशेल वाले मामले से अलग है। 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर खरीदा। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का भी नाम आया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण और संजय हेगड़े ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। 3 नवंबर को इस मामले में प्रेस क्लब रायपुर में प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मगर अगले दिन यह खबर किसी प्रमुख अखबार में नहीं छपी थी।